लव रेडियो एफएम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक साल बाद सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आंगन में तुलसी के पास खड़ी जानवी पूजा कर रही थी। नीतीश पीछे से आया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी सुबह भी तुम भगवान से मेरी शिकायत कर रही हो क्या? जानवी हंस पड़ी। नहीं, मैं तो भगवान का धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी दिया। नीतीश ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। और मैं हर दिन यही दुआ करता हूँ कि हमारी जिंदगी में अब कभी कोई तूफान न आए। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक तूफान अभी शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ देश की सबसे सुरक्षित जेल, जहां रुद्रनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। रात के ठीक 12 बजे पूरी जेल में अचानक बिजली चली गई। अंधेरा सिर्फ 5 सेकंड के लिए। लेकिन जब बिजली वापस आई तो जेल की हर कोठरी बंद थी, सिवाय एक के, रुद्रनाथ की कोठरी। गार्ड दौड़ते हुए पहुंचे। अंदर सिर्फ टूटी हुई हथकड़ियां पड़ी थी। रुद्रनाथ गायब था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, काला बाज कभी नहीं मरता। अब खेल पहले से भी बड़ा होगा। पूरे देश में हड़कंप मच गया। अर्जुन को मिला खुफिया संदेश। सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचे। उनकी मेज पर एक काला लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, केवल अर्जुन के लिए। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी। वीडियो चलाते ही स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसकी आवाज बदल दी गई थी। इंस्पेक्टर अर्जुन, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि रुद्रनाथ सिर्फ एक मोहरा था। असली राजा अब अपनी पहली चाल चल चुका है। अचानक वीडियो में देश का नक्शा दिखाई दिया। उस पर 5 शहर लाल रंग से चमकने लगे। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता। फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, 5 शहर, 5 दिन, 5 हमले। वीडियो अचानक बंद हो गया। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। हवेली में नया मेहमान। उसी समय हवेली के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजी। रामू काका ने दरवाजा खोला। बाहर लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। उसने मासूमियत से पूछा, क्या यहाँ नीतीश जी रहते हैं? रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? लड़की ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में नीतीश, जानवी और वही छोटी लड़की थी। लेकिन नीतीश ने उस बच्ची को पहले कभी नहीं देखा था। रामू काका घबरा गए। यह तस्वीर, रहस्यमयी चिट्ठी। लड़की ने एक चिट्ठी जानवी को दी। जानवी ने जैसे ही चिट्ठी खोली, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, इस बच्ची की रक्षा करना। इसके पीछे पूरा काला बाज संगठन पड़ा है। अगर यह दुश्मनों के हाथ लग गई तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। और हाँ, इस बच्ची का रिश्ता तुमसे है। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, एजेंट ए। जानवी की आंखें फैल गईं। अनन्या, पहला हमला। इसी बीच टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। दिल्ली के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में बड़ा विस्फोट। कई वैज्ञानिक लापता। अर्जुन ने तुरंत नीतीश को फोन किया। नीतीश, जो डर था वही हो गया। काला बाज वापस आ चुका है। नीतीश ने गंभीर आवाज में पूछा, अनन्या कहाँ है? कुछ सेकंड तक अर्जुन चुप रहे। फिर धीरे से बोले, यही सबसे बड़ी समस्या है। 3 दिन पहले एजेंट ए अपने आखिरी मिशन पर गई थी और तब से वह लापता है। यह सुनकर जानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। सबसे बड़ा झटका। उसी समय हवेली के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक आदमी उतरा।
उसने नीतीश की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर नीतीश, मैं भारत की गुप्त सुरक्षा एजेंसी से हूँ। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया, फिर धीरे से बोला, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि एजेंट ए ने मरने से पहले आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है। नीतीश और जानवी एक दूसरे को देखने लगे। क्या एजेंट ए सचमुच मर चुकी है, या यह भी दुश्मन की कोई नई चाल है? और वह रहस्यमय छोटी बच्ची आखिर कौन है? अरेंज वाला प्यार सीजन 2 भाग 2 एजेंट ए का आखिरी मिशन। सुबह के लगभग 9 बजे हवेली के बाहर काले रंग की कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खड़ी थी। पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों ने घेर लिया था। सूट पहने अधिकारी ने एक बार फिर नीतीश की ओर देखा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हर मिनट की देरी पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। नीतीश ने जानवी का हाथ पकड़ा। मैं अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अधिकारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जानवी भी आपके साथ चल सकती हैं, क्योंकि इस मिशन में उनका नाम भी शामिल है। यह सुनते ही जानवी चौंक गई। मेरा? अधिकारी ने सिर हिलाया। हाँ, एजेंट ए ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में सबसे पहले आपका नाम लिखा था, रहस्यमयी बच्ची। उसी समय वह 10 साल की छोटी बच्ची चुपचाप जानवी के पास आकर खड़ी हो गई। जानवी घुटनों के बल बैठी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, आरोही। और मम्मी हमेशा कहती थी, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मुझे जानवी दीदी के पास आ जाना चाहिए। जानवी की आंखें नम हो गई। तुम्हारी मम्मी कौन है? आरोही ने अपने बैग से एक छोटी सी फोटो निकाली। फोटो देखते ही नीतीश और जानवी दोनों स्तब्ध रह गए। वह फोटो एजेंट ए, अनन्या की थी। जानवी की आवाज कांप गई। तो तुम अनन्या की बेटी हो? आरोही ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन मम्मी ने कहा था कि किसी को मत बताना। गुप्त मुख्यालय। कुछ देर बाद नीतीश, जानवी और आरोही हेलीकॉप्टर से एक गुप्त सैन्य अड्डे पर पहुंचे। यह जगह किसी नक्शे में दर्ज नहीं थी। चारों तरफ कमांडो, ड्रोन और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था थी। उन्हें एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। कमरे में देश की कई सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही नीतीश अंदर पहुंचा, एक बड़ी स्क्रीन चालू हुई। उस पर लिखा था, ऑपरेशन फीनिक्स। एक वरिष्ठ अधिकारी बोले, रुद्रनाथ की गिरफ्तारी के बाद हमें लगा था कि काला बाज खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अगली स्लाइड खोली। स्क्रीन पर एक नए व्यक्ति की धुंधली तस्वीर दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बेहद खतरनाक थीं। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, शैडो किंग। अधिकारी बोले, यह काला बाज का नया सरगना है। आज तक किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। यह अपनी पहचान छिपाकर पूरी दुनिया में अपराध का नेटवर्क चला रहा है। एजेंट ए का आखिरी वीडियो। कमरे की लाइटें बंद हो गईं। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। उसमें एजेंट ए घायल अवस्था में दिखाई दे रही थी। उनके कपड़ों पर खून लगा था। उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अगर यह वीडियो चल रहा है तो शायद मैं दुश्मनों के हाथों पकड़ी जा चुकी हूँ, या फिर मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। नीतीश की आंखें भर आईं। अनन्या आगे बोली, नीतीश, तुम हमेशा कहते थे कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। अब वही हिम्मत तुम्हें दिखानी होगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। शैडो किंग का अगला निशाना जानवी नहीं, बल्कि आरोही है। पूरा कमरा सन्न रह गया। आरोही का राज? नीतीश ने हैरानी से पूछा। लेकिन क्यों? एक वैज्ञानिक आगे आए। उन्होंने एक फाइल मेज पर रखी। आरोही कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसके पास एक ऐसी जैविक जानकारी, बायोलॉजिकल डेटा है, जिसे लेकर अपराधी संगठन गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं।
अगर वह डेटा उनके हाथ लग गया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जानवी ने तुरंत आरोही को अपने गले से लगा लिया। अब कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं कर सकता। आरोही पहली बार मुस्कुराई। दुश्मन का हमला। तभी पूरे मुख्यालय में अचानक खतरे का अलार्म बज उठा। इंट्रूडर अलर्ट, इंट्रूडर अलर्ट। एक अधिकारी चिल्लाया। सर, हमारे सुरक्षा सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। अचानक मुख्य स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक काले नकाब वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आवाज बेहद शांत थी। नमस्ते नीतीश, मैं हूं शैडो किंग। तुमने रुद्रनाथ को हराया, लेकिन वह सिर्फ मेरा एक सैनिक था। उसने हल्की हंसी के साथ आगे कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 24 घंटे के भीतर आरोही को मेरे हवाले कर दो, वरना। स्क्रीन पर अचानक हवेली का लाइव वीडियो दिखाई दिया। पूरा परिवार, दादी माँ, रामू काका और बाकी सभी सदस्य कुर्सियों से बंधे हुए थे। उनके चारों ओर हथियारबंद लोग खड़े थे। जानवी चीख उठी, माँ। शैडो किंग मुस्कुराया। यह सिर्फ शुरुआत है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपने परिवार को बचाओ या आरोही को। स्क्रीन काली हो गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। नीतीश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे समझ आ गया था, इस बार लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी की थी। क्या नीतीश शैडो किंग की शर्त मानेगा या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाएगा? पूरे गुप्त मुख्यालय में गहरा सन्नाटा छा गया। स्क्रीन काली हो चुकी थी, लेकिन शैडो किंग के शब्द अब भी सबके कानों में गूंज रहे थे। अपने परिवार को बचाओ या आरोही को। जानवी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नीतीश, माँ, पापा, दादी माँ, सब लोग उसकी कैद में हैं। नीतीश ने उसकी ओर देखा। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे परिवार को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, और आज भी वही वादा है। अर्जुन की नई योजना। इंस्पेक्टर अर्जुन कॉन्फ्रेंस टेबल के पास पहुंचे। उन्होंने भारत का डिजिटल नक्शा स्क्रीन पर खोला। शैडो किंग बहुत चालाक है। वह चाहता है कि हम भावनाओं में बहकर गलती करें। उन्होंने स्क्रीन पर 2 जगह चिन्हित की। पहली, हवेली। दूसरी, एक पुराना समुद्री बंदरगाह। अर्जुन बोले, हमारे साइबर विभाग ने शैडो किंग के वीडियो का विश्लेषण किया है। उसके पीछे जहाज के हॉर्न की आवाज आ रही थी, और यह आवाज इसी पुराने बंदरगाह से मेल खाती है। नीतीश ने तुरंत कहा, मतलब परिवार हवेली में नहीं है? अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे पूरा शक है। हवेली का वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया गया था। असल बंधक कहीं और है। आरोही का रहस्य। उसी समय आरोही धीरे धीरे नीतीश के पास आई। उसने अपने छोटे बैग से एक लकड़ी का छोटा डिब्बा निकाला। यह मम्मी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, अगर कभी शैडो किंग तुम्हारे पीछे आए तो यह डिब्बा सिर्फ नीतीश अंकल को देना। नीतीश ने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक पुरानी चाबी, एक छोटी पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर एजेंट ए की लिखावट थी। नीतीश, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो समझो मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर सकी। इस पेन ड्राइव में शैडो किंग की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी है, लेकिन इसे खोलने के लिए फीनिक्स की जरूरत होगी, और वह चाबी सिर्फ जानवी के पास है। जानवी हैरान रह गई। मेरे पास? उसे अचानक याद आया, बचपन से वह अपने गले में एक छोटा सा चांदी का पेंडेंट पहनती थी, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी बताया गया था। हवेली में। इसी बीच हवेली के तहखाने में बंधे राजेश ने धीरे से अपनी रस्सी ढीली करनी शुरू की। रामू काका ने फुसफुसाकर पूछा, मालिक, कोई रास्ता है क्या? राजेश मुस्कुराए, हमारा बेटा आ रहा है।
मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी लोहे का दरवाजा खुला। काले कपड़ों में 5 हथियारबंद लोग अंदर आए। उनके पीछे एक लंबा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। उसने चेहरा अब भी नकाब से ढका हुआ था। उसने दादी माँ के सामने कुर्सी खींची और बैठ गया। धीरे से बोला, आप मुझे पहचानती हैं? दादी माँ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनकी आंखें डर से फैल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। नकाबपोश हल्का सा हंसा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। समुद्री बंदरगाह, रात के 11 बजे। नीतीश, अर्जुन, जानवी और कमांडो टीम पुराने बंदरगाह पर पहुंची। पूरा इलाका धुंध से ढका हुआ था। समुद्र की ऊंची लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। अचानक एक पुराना मालवाहक जहाज अपने आप जगमगा उठा। उसके ऊपर एक विशाल स्क्रीन जल उठी। शैडो किंग दिखाई दिया। स्वागत है, नीतीश। मुझे पता था कि तुम आओगे। उसने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। अचानक जहाज के चारों ओर दर्जनों स्पीड बोट दिखाई देने लगी। हर स्पीड बोट पर हथियारबंद लोग थे। कमांडो तुरंत मोर्चे पर आ गए। लेकिन तभी जहाज का मुख्य दरवाजा खुला। अंदर से 2 लोग बाहर आए। पहला रुद्रनाथ सिंह, जिसे सबने गिरफ्तार समझा था, और दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका चेहरा देखते ही दादी माँ की पुरानी बातें नीतीश के दिमाग में गूंज उठी। रुद्रनाथ मुस्कुराया और बोला, मिलो उस इंसान से जिसने काला बाज की स्थापना की थी। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। नीतीश, जानवी और अर्जुन तीनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि राजेश का बड़ा भाई और नीतीश का वर्षों पहले लापता हुआ ताऊजी विक्रम प्रताप था। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है नीतीश। अब असली पारिवारिक युद्ध शुरू होगा। क्या विक्रम प्रताप ही शैडो किंग है, या उसके पीछे भी कोई और छिपा हुआ है? समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकरा रही थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कमांडो अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। नीतीश की नजर सामने खड़े उस बुजुर्ग पर टिकी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। ताऊजी, वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ नीतीश, मैं ही विक्रम प्रताप हूँ, जिसे इस परिवार ने 25 साल पहले मरा हुआ मान लिया था। जानवी और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। राजेश के बड़े भाई, जिनका नाम परिवार में कभी नहीं लिया जाता था, आज अचानक दुश्मनों के साथ खड़े थे। 25 साल पुराना जख्म। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दर्द भी था और नफरत भी। जानते हो, बचपन में दादाजी हमेशा कहते थे कि इस परिवार का वारिस मैं हूं। लेकिन जब समय आया तो पूरा कारोबार, पूरी जिम्मेदारी और पूरा सम्मान तुम्हारे पिता राजेश को दे दिया गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझसे कहा गया कि मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ। नीतीश ने शांत आवाज में कहा, अगर आपके साथ अन्याय हुआ था तो उसका बदला पूरे परिवार से क्यों लिया? विक्रम की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि जिस परिवार ने मुझे जिंदा रहते हुए भुला दिया, मैंने भी उसे चैन से जीने का हक नहीं दिया। रुद्रनाथ का सच। रुद्रनाथ आगे आया। वह हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दुश्मन दिखाया, लेकिन असली खेल तो विक्रम साहब का था। मैं तो सिर्फ उनका एक सैनिक था। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो शैडो किंग विक्रम है। रुद्रनाथ मुस्कुराया। अगर कहानी इतनी आसान होती तो हम आज यहाँ खड़े नहीं होते। विक्रम ने तुरंत उसकी ओर देखा। रुद्र, जुबान पर लगाम रखो। यह सुनकर नीतीश समझ गया कि विक्रम भी किसी बड़े राज को छिपा रहा है। एजेंट ए का गुप्त संदेश। उसी समय नीतीश की जेब में रखा पेन ड्राइव अपने आप चमकने लगा। एजेंट ए की आवाज सुनाई दी, नीतीश,
अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ जाओ कि तुम विक्रम प्रताप तक पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, विक्रम शैडो किंग नहीं है, वह भी किसी और के इशारों पर काम कर रहा है। संदेश यही समाप्त हो गया। नीतीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर विक्रम शैडो किंग नहीं तो फिर असली शैडो किंग कौन था? समुद्र के बीच जान। अचानक जहाज का फर्श जोर से कांपा। धड़ाम। कमांडो टीम के पैरों के नीचे लोहे की प्लेटें खुल गईं। कई जवान नीचे बने लोहे के पिंजरों में गिर पड़े। अर्जुन चिल्लाए, यह जाल है। चारों ओर से मशीन गनों की गोलियां चलने लगी। धाय, धाय, धाय। नीतीश ने जानवी को पकड़कर लोहे के कंटेनर के पीछे छिपा दिया। जानवी, आरोही का ध्यान रखना। जानवी ने सिर हिलाया। तुम भी अपना ध्यान रखना। फीनिक्स की चाबी। इसी बीच जानवी ने अपने गले का पुराना चांदी का पेंडेंट उतारा। जैसे ही उसने उसे पेन ड्राइव के साथ जोड़ा, पेंडेंट खुल गया। उसके अंदर एक बेहद छोटी फीनिक्स की छिपी हुई थी। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक गुप्त नक्शा दिखाई दिया। नीचे लिखा था, ब्लैक फोर्ट्रेस आर्कटिक बेस। एजेंट ए की रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजी। शैडो किंग का असली मुख्यालय भारत में नहीं है। यह तो सिर्फ उसका नेटवर्क है। उसका असली साम्राज्य बर्फ से ढके एक गुप्त द्वीप पर है। पूरा कमरा सन्न रह गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, इसका मतलब हम अब तक सिर्फ उसके खेल का पहला स्तर खेल रहे थे। सबसे बड़ा विश्वासघात। तभी आरोही अचानक जोर से चिल्लाई, नीतीश अंकल, पीछे। नीतीश ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक कमांडो ने अपनी बंदूक सीधे उसकी तरफ तान रखी थी। वह कमांडो पिछले कई घंटों से अर्जुन की टीम के साथ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने अपनी टोपी उतारी और अपने कान में लगा ईयरपीस दबाया। फिर बोला, मिशन कंप्लीट। मैंने फीनिक्स की हासिल कर ली है। उसने झपट्टा मारकर जानवी के हाथ से फीनिक्स की छीन ली। अर्जुन ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस गद्दार कमांडो ने धुएं का बम फेंक दिया। पूरा जहाज धुएं से भर गया। कुछ ही सेकंड बाद वह गायब हो चुका था। लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, शैडो किंग आपका इंतजार कर रहा है और इस बार आप में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। नीतीश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब यह लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की बन चुकी थी। क्या नीतीश फीनिक्स की वापस हासिल कर पाएगा? समुद्र के बीच खड़ा विशाल मालवाहक जहाज धुएं, गोलियों और चीखों से गूंज रहा था। गद्दार कमांडो फीनिक्स की लेकर गायब हो चुका था। नीतीश गुस्से से दहाड़ उठा, नहीं, इतनी मुश्किल से मिली चाबी मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। उसने तुरंत अर्जुन की ओर देखा। जहाज का हर रास्ता सील कर दो, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अर्जुन ने वायरलेस उठाया। अल्फा टीम, इंजन रूम घेर लो। ब्रावो टीम, सभी लाइफ बोट्स चेक करो। चार्ली टीम, ऊपर वाले डेक की तलाशी लो। कुछ ही सेकंड में कमांडो चारों तरफ फैल गए, लेकिन गद्दार कमांडो का कहीं कोई निशान नहीं था। रहस्यमयी सुरंग। तभी आरोही धीरे धीरे जहाज की एक दीवार के पास गई। उसने फर्श पर बने एक पुराने निशान की ओर इशारा किया। नीतीश अंकल, मैंने उस अंकल को यहीं आते देखा था। नीतीश ने झुककर देखा। लोहे की प्लेट पर काला बाज का चिन्ह बना हुआ था। उसने जोर से पैर मारा। धड़ाम, फर्श खुल गया। नीचे अंधेरे में जाती एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। यही रास्ता है, वह यहीं से भागा है। नीतीश, अर्जुन और 4 कमांडो तुरंत सुरंग में उतर गए। जानवी ने आरोही का हाथ कसकर पकड़ लिया। मौत का गलियारा। सुरंग बहुत लंबी थी। चारों तरफ पानी टपक रहा था। दीवारों पर पुराने अंग्रेजी शब्द लिखे थे। नो वन
विक्रम रिटर्न्स अलाइव। अचानक एक लाल लेजर बीम सामने चमकी। अर्जुन चिल्लाए, रुको! लेकिन एक कमांडो का पैर आगे बढ़ चुका था। धड़ाम! छत से भारी लोहे की सलाखें नीचे गिर गई। कमांडो वहीं फंस गया। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। धाए, धाए, धाए। नीतीश ने बिना अपनी जान की परवाह किए सलाखें उठाईं और कमांडो को बाहर खींच लिया। अर्जुन मुस्कुराए, तुम सच में बदल गए हो, नीतीश। नीतीश बोला, पहले मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ता था, अब हर उस इंसान के लिए लड़ूंगा जो इस संगठन का शिकार बना है। विक्रम का पछतावा। उधर जहाज के एक बंद कमरे में विक्रम प्रताप अकेला बैठा था। उसके हाथ में पुरानी पारिवारिक तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, राजेश, अगर उस दिन मैंने लालच नहीं किया होता तो आज हमारा परिवार कभी नहीं टूटता। तभी दरवाजा खुला। रुद्रनाथ अंदर आया। सर, शैडो किंग आपका इंतजार कर रहा है। विक्रम ने गहरी सांस ली। मैंने उसकी बहुत मदद की है, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। रुद्रनाथ मुस्कुराया, डरिए मत, जो उसके साथ रहता है वह राजा बनता है। विक्रम ने धीरे से कहा, और जो उसके खिलाफ जाता है? रुद्रनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। वह जिंदा नहीं बचता। शैडो किंग का सीधा संदेश। उसी समय पूरे जहाज की लाइटें बंद हो गईं। एक विशाल स्क्रीन अपने आप चालू हुई। इस बार पहली बार शैडो किंग की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लंबा कद, काला कोट और हाथ में चांदी की छड़ी, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे बोला, नीतीश, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा परिवार है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। नीतीश ने गुस्से से कहा, सामने आओ। शैडो किंग हल्का सा हंसा, समय आने पर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। स्क्रीन अचानक बदल गई। उस पर एक लाइव वीडियो चलने लगा। वीडियो देखकर जानवी की सांसें रुक गईं। एजेंट ए, यानी अनन्या, एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वह जिंदा थी। आरोही खुशी से रो पड़ी। मम्मी, शैडो किंग की आवाज फिर गूंजी। हाँ, एजेंट ए अभी जिंदा है, लेकिन कब तक? यह तुम्हारे अगले फैसले पर निर्भर करेगा। अंतिम चुनौती। शैडो किंग ने अपनी जेब से फीनिक्स की निकाली। उसे कैमरे के सामने लहराते हुए बोला, अगर इसे वापस चाहते हो तो 3 दिन बाद हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बने ब्लैक फोर्ट्रेस में आना। वहां मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। कुछ पल रुककर उसने आखिरी बात कही, और हाँ नीतीश, इस बार अगर हार गए तो सिर्फ जानवी नहीं, पूरा भारत इसकी कीमत चुकाएगा। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। पूरे जहाज पर गहरा सन्नाटा छा गया। नीतीश ने समुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था, मैं आ रहा हूँ शैडो किंग। इस बार तुम्हारे खेल का अंत होगा। लेकिन उसी क्षण अर्जुन के फोन पर एक अत्यंत गोपनीय संदेश आया। उसे पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नीतीश, हमारे विभाग में सिर्फ एक गद्दार नहीं, बल्कि पूरी गुप्त एजेंसी के अंदर शैडो किंग का नेटवर्क मौजूद है। अब हमें नहीं पता अपना कौन है और दुश्मन कौन। क्या नीतीश किसी पर भरोसा कर पाएगा? रात के लगभग 2:30 बजे समुद्र के बीच खड़ा विशाल जहाज अब पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में था। लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अगर पूरी गुप्त एजेंसी में शैडो किंग के लोग हैं तो आखिर किस पर भरोसा किया जाए? अर्जुन ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। उन्होंने उसमें से सिम निकालकर समुद्र में फेंक दी। नीतीश हैरानी से बोला, यह क्या कर रहे हो?
अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। जिस संदेश ने मुझे यह जानकारी दी है उसका मतलब साफ है। हमारे हर कॉल, हर लोकेशन और हर मिशन पर किसी की नजर है। अब से हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरा कमरा शांत हो गया। दादी माँ की डायरी। उधर हवेली में दादी माँ अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उन्होंने वर्षों पुरानी एक डायरी निकाली। यह वही डायरी थी जो उन्होंने 25 साल पहले छिपा दी थी। धीरे धीरे उन्होंने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी कभी नीतीश तक पहुंचे तो समझ लेना कि हमारे परिवार पर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। दादी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अब समय आ गया है। उन्होंने डायरी रामू काका को दी। यह डायरी किसी भी कीमत पर नीतीश तक पहुंचनी चाहिए। रामू काका ने सिर झुका दिया। अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगा मालकिन। रास्ते में हमला। सुबह होते ही रामू काका डायरी लेकर निकल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि 2 काली एसयूवी उनका पीछा कर रही थी। कुछ किलोमीटर आगे सड़क के बीच एक ट्रक आकर रुक गया। रामू काका की गाड़ी रुक गई। तभी 4 हथियारबंद लोग बाहर निकले। उनका नेता बोला, डायरी हमें दे दो वरना यहीं खत्म कर दिए जाओगे। रामू काका मुस्कुराए। जब तक सांस है यह डायरी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। उन्होंने गाड़ी मोड़ी और तेज रफ्तार से खेतों की ओर दौड़ा दी। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाए धाए धाए। ब्लैक फोर्ट्रेस की तैयारी। दूसरी ओर नीतीश, जानवी, अर्जुन और आरोही एक गुप्त सैन्य बंकर में पहुंचे। वहां दीवार पर एक विशाल नक्शा लगा था। उस पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक लाल निशान चमक रहा था। ब्लैक फोर्ट्रेस। एक वरिष्ठ अधिकारी बोले, यह किला समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और उस रास्ते पर दर्जनों सुरक्षा परतें हैं। नीतीश ने नक्शे को ध्यान से देखा। अगर दुश्मन यही चाहता है कि हम वहां आए तो उसने हमारे लिए कोई जाल भी जरूर बिछाया होगा। एजेंट ए का गुप्त संकेत। तभी आरोही ने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की सीटी निकाली। यह मम्मी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जब सब रास्ते बंद हो जाए तो इसे बजाना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, सिर्फ सीटी? आरोही ने धीरे से उसे बजाया। फू। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बंकर की एक दीवार अपने आप खुल गई। अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे में आधुनिक हथियार, नक्शे और कई फाइलें रखी थी। बीच में एक स्क्रीन जल उठी। उस पर पहले से रिकॉर्ड किया गया एजेंट ए का संदेश चलने लगा। अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि शैडो किंग तुम्हें ब्लैक फोर्ट्रेस तक बुला चुका है। लेकिन याद रखना, वह तुम्हें वहां हराने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि तुम्हें अपने पक्ष में करने के लिए बुला रहा है। नीतीश चौंक गया। मुझे? एजेंट ए आगे बोली, क्योंकि उसके पास तुम्हारे अतीत से जुड़ा ऐसा सच है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुश्मन की चाल। उसी समय ब्लैक फोर्ट्रेस के अंदर शैडो किंग एक विशाल कांच की खिड़की के सामने खड़ा बर्फीले पहाड़ों को देख रहा था। रुद्रनाथ उसके पास आया। सर, नीतीश 3 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा। शैडो किंग हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, वह 3 दिन इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए एक और सरप्राइज तैयार किया है। उसने स्क्रीन ऑन की। उस पर रामू काका की गाड़ी का लाइव वीडियो चल रहा था। शैडो किंग ने शांत आवाज में कहा, अगर डायरी मेरे हाथ लग गई तो नीतीश सच जानने के लिए मजबूर होकर आज ही यहाँ आएगा। सबसे बड़ा झटका। उधर रामू काका की गाड़ी गोलियों से छलनी हो चुकी थी। आखिरकार गाड़ी सड़क से फिसलकर एक खाई के किनारे अटक गई। रामू काका घायल थे, लेकिन डायरी अब भी उनके हाथ में थी। तभी
एक काली कार धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। उसने अपना चेहरा हुड से ढक रखा था। वह रामू काका के पास आई और धीरे से बोली, डरिए मत, मैं नीतीश की मदद करने आई हूँ। रामू काका ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? महिला ने धीरे धीरे अपना हुड हटाया। उसे देखते ही रामू काका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके होंठ कांपने लगे। लेकिन आपको तो 20 साल पहले मर जाना चाहिए था। महिला की आंखों में आंसू थे। उसने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं मरी थी, मुझे दुनिया से छिपाकर रखा गया था और अब समय आ गया है अपने बेटे नीतीश से मिलने का। रामू काका के हाथ से डायरी नीचे गिर गई। क्या यह महिला सचमुच नीतीश की मां है या शैडो किंग की एक और खतरनाक चाल? तेज बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। रामू काका की गाड़ी खाई के किनारे बुरी तरह क्षतिग्रस्त खड़ी थी। उनके हाथ से दादी माँ की पुरानी डायरी नीचे गिर चुकी थी। सामने खड़ी वह रहस्यमयी महिला शांत नजरों से उन्हें देख रही थी। रामू काका की आंखों से आंसू निकल पड़े। भाभी जी, क्या सच में आप जिंदा हैं? महिला ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ रामू काका, मैं जिंदा हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों से अपनी ही पहचान छिपाकर जी रही हूँ। रामू काका कांपती आवाज में बोले, लेकिन उस रात तो सबने देखा था कि आपकी कार पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। महिला ने दर्द भरी मुस्कान दी। वह हादसा नहीं था, वह एक साजिश थी। 20 साल पुराना सच। महिला ने रामू काका को पास के एक सुरक्षित मकान में पहुंचाया। वहां उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। जिस रात मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, उसी रात शैडो किंग के लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। उन्होंने पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं जिंदा रही तो उनके सबसे बड़े राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। रामू काका ने पूछा, तो इतने साल आप थी कहाँ? महिला ने जवाब दिया, मुझे अलग अलग देशों में कैद करके रखा गया, लेकिन 3 महीने पहले मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। तब से मैं छिपकर सिर्फ एक काम कर रही हूँ, अपने बेटे नीतीश तक पहुंचने की कोशिश। गुप्त बंकर में बेचैनी। उधर नीतीश बेचैन होकर कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अपना मुश्किल में है। जानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? नीतीश ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि आज कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। तभी अर्जुन तेजी से अंदर आए। बुरी खबर है, रामू काका पर हमला हुआ है। यह सुनते ही जानवी घबरा गई। क्या वो ठीक है? अर्जुन बोले, हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, लेकिन आखिरी लोकेशन पहाड़ों के पास मिली थी। नीतीश ने बिना एक पल गवाए कहा, हम अभी निकलते हैं। दूसरी ओर ब्लैक फोर्ट्रेस, बर्फीली पहाड़ियों के बीच बना विशाल किला। शैडो किंग अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने रुद्रनाथ और विक्रम प्रताप खड़े थे। रुद्रनाथ बोला, सर, अगर नीतीश को उसकी मां मिल गई तो हमारी पूरी योजना बदल जाएगी। शैडो किंग हल्का सा हंसा, यही तो मैं चाहता हूँ। विक्रम चौंक गया। मतलब? शैडो किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। कभी कभी दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका उसे सच दिखाना होता है। फिर उसने स्क्रीन पर नीतीश की मां की लाइव लोकेशन दिखाई। उसे वहीं पहुंचने दो, असली खेल उसके बाद शुरू होगा। मां और बेटे की पहली मुलाकात। कुछ घंटों बाद नीतीश, जानवी और अर्जुन उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। जैसे ही नीतीश पुराने मकान के अंदर गया, उसकी नजर सामने खड़ी महिला पर पड़ी। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, नीतीश, मेरा बेटा। नीतीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे बचपन की धुंधली यादें आने लगी। एक लोरी, एक मुस्कुराता चेहरा और वही आवाज, सो जा मेरे राजा बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, महिला दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों वर्षों बाद पहली बार मिले थे। जानवी और रामू काका की आंखें भी नम हो गईं। दादी माँ की डायरी खुली। भावुक माहौल के बीच दादी माँ की डायरी खोली गई। पहले ही पन्ने पर एक चौंकाने वाली बात लिखी थी। अगर यह डायरी नीतीश पढ़ रहा है तो समझ लो कि शैडो किंग तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरे पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में धर्मवीर प्रताप, राजेश, विक्रम और उनके साथ एक पांचवा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ था। नीचे लिखा था, यही आदमी पूरे खेल की शुरुआत है, इससे बचकर रहना। नीतीश तस्वीर को ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक धाय, खिड़की का शीशा टूट गया। एक स्नाइपर की गोली सीधे डायरी की ओर आई। नीतीश ने झटके से डायरी पीछे खींच ली। गोली दीवार में धंस गई। अर्जुन चिल्लाए, सभी नीचे झुको। बाहर पहाड़ियों पर दर्जनों नकाबपोश स्नाइपर अपनी पोजीशन ले चुके थे और तभी लाउड स्पीकर पर शैडो किंग की आवाज गूंजी, स्वागत है नीतीश, अब तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन क्या तुम अपनी माँ को दूसरी बार खोने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही नीतीश का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब यह लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं, अपने अतीत, अपने परिवार और अपनी पहचान के लिए थी। क्या नीतीश अपनी माँ और डायरी दोनों को बचा पाएगा? और तस्वीर में दिख रहा पांचवा रहस्यमय आदमी कौन है? धाय, धाय। पहाड़ों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। खिड़कियों के शीशे टूटकर फर्श पर बिखर गए। अर्जुन ने तुरंत सभी को नीचे झुकने का इशारा किया। सभी कवर लो। कमांडो टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। नीतीश अपनी माँ और जानवी को दीवार के पीछे सुरक्षित ले गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को कोई छू भी नहीं सकता। जानवी ने उसकी ओर देखा। हम इस लड़ाई में साथ आए हैं और साथ ही जीतेंगे। रहस्यमयी तस्वीर। गोलियों की बौछार कुछ देर के लिए रुकी। नीतीश ने तुरंत दादी माँ की डायरी खोली। उसने उस पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर में 5 लोग थे, धर्मवीर प्रताप, राजेश, विक्रम, एक सैन्य अधिकारी और 5वां आदमी जिसके चेहरे पर लाल स्याही से क्रॉस बना हुआ था। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन यह आदमी लौटेगा उस दिन प्रताप परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। जानवी ने हैरानी से पूछा, लेकिन इसका चेहरा क्यों छिपाया गया है? तभी नीतीश की मां बोली, क्योंकि अगर कोई उसका चेहरा देख लेता तो शायद जिंदा नहीं बचता। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। माँ का कबूलनामा। नीतीश अपनी माँ के सामने बैठ गया। माँ, अब मुझसे कुछ मत छिपाइए। महिला की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी धर्मवीर और उनके 4 दोस्तों ने एक गुप्त मिशन शुरू किया था। उस मिशन का उद्देश्य देश के खिलाफ काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन को खत्म करना था। लेकिन उन 5 लोगों में से एक ने लालच में आकर दुश्मनों से हाथ मिला लिया। उसी गद्दार ने पूरे मिशन की जानकारी बेच दी। उसके बाद एक एक करके सबकी जिंदगी बर्बाद होने लगी। रामू काका ने कांपते हुए पूछा, क्या वही आदमी आज शैडो किंग है? महिला ने सिर झुका लिया। मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि शैडो किंग उसी गद्दार से जुड़ा हुआ है। अचानक हमला। इतने में धड़ाम, मकान का मुख्य दरवाजा विस्फोट से उड़ गया। धुएं के बीच लगभग 20 नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उनका नेता जोर से बोला, डायरी हमें दे दो, वरना यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा।
नीतीश आगे बढ़ा। पहले मुझे पार करना होगा। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। कुछ ही पल में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नीतीश एक-एक कर हमलावरों को गिराने लगा। अर्जुन और कमांडो भी बहादुरी से लड़ रहे थे। जानवी ने घायल कमांडो की मदद करते हुए आरोही को सुरक्षित कमरे में छिपा दिया। गद्दार का चेहरा। लड़ाई के बीच एक नकाबपोश आदमी सीधे नीतीश पर झपटा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। नीतीश ने पूरी ताकत से उसका नकाब खींच लिया। चेहरा देखते ही वह हैरान रह गया। तुम? वह वही वरिष्ठ अधिकारी था जिसने पहली बार नीतीश को गुप्त एजेंसी में बुलाया था। अर्जुन गुस्से से चिल्लाए, तो तुम ही अंदर की सारी जानकारी शैडो किंग तक पहुंचा रहे थे? वह अधिकारी हंसने लगा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। असली खेल अभी बाकी है। इतना कहकर उसने अपने मुंह में छिपा जहरीला कैप्सूल तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, एवलॉन। एवलॉन का रहस्य। अर्जुन ने तुरंत लैपटॉप पर अवलो खोजा। स्क्रीन पर एक पुराना गुप्त सैन्य रिकॉर्ड खुला। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट अवलो क्लासिफाइड। स्थिति 30 वर्ष पहले बंद। सभी रिकॉर्ड नष्ट। लेकिन एक पंक्ति बची हुई थी। प्रोजेक्ट अवलो का असली संरक्षक अभी भी जीवित है। नीतीश की मां ने वह नाम पढ़ते ही घबराकर कहा, नहीं, अगर शैडो किंग प्रोजेक्ट अवलो तक पहुंच गया तो सिर्फ हमारा परिवार नहीं, पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। आखिरी झटका। तभी आरोही कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। मम्मी, यह मुझे उस अलमारी के अंदर मिला। नीतीश ने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर 2 नाम लिखे थे, नीतीश प्रताप और शैडो किंग। नीचे लिखा था, रिलेशनशिप मैच 99.8%। नीतीश के हाथ कांपने लगे। जानवी स्तब्ध रह गई। अर्जुन की सांसें थम गई। अगर यह रिपोर्ट सच थी तो इसका मतलब शैडो किंग कोई अजनबी नहीं, बल्कि नीतीश का अपना खून था। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबको अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। क्या डीएनए रिपोर्ट असली है या दुश्मन की नई चाल? और शैडो किंग का नीतीश से क्या रिश्ता है? कमरे में सन्नाटा छा गया। नीतीश के हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर बार बार उस डीएनए रिपोर्ट पर जा रही थी। उसने धीरे से पढ़ा, रिलेशनशिप मैच 99.8%। जानवी की सांसें तेज हो गई। नीतीश, यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने तुरंत रिपोर्ट अपने हाथ में ली। उन्होंने हर पन्ना ध्यान से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, इतनी बड़ी बात पर विश्वास करने से पहले हमें इसकी जांच करनी होगी। शैडो किंग कभी भी हमारे दिमाग से खेल सकता है। नीतीश की मां अचानक आगे बढ़ी। उन्होंने रिपोर्ट देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीतीश ने तुरंत पूछा, मां, क्या आप यह सच जानती हैं? कुछ पल तक कमरे में कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। 20 साल पहले की रात। महिला ने गहरी सांस ली। तुम्हारे जन्म से पहले प्रोजेक्ट अवलो पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने एक गुप्त तकनीक विकसित की थी। उस तकनीक का उद्देश्य देश के सबसे बहादुर सैनिकों और एजेंटों का जैविक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना था। लेकिन उसी तकनीक का गलत इस्तेमाल किया गया। अर्जुन ने पूछा, मतलब? महिला बोली, शैडो किंग ने कई लोगों के डीएनए रिकॉर्ड चुरा लिए थे। उन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके नकली पहचान, झूठे रिश्ते और फर्जी सबूत बनाए गए। इसलिए यह रिपोर्ट जरूरी नहीं कि सच हो। नीतीश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। दादी माँ का गुप्त पत्र। रामू काका ने डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। उसमें एक बंद लिफाफा रखा था। ऊपर लिखा था, यह पत्र सिर्फ नीतीश पढ़े।
नीतीश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें दादी माँ की लिखावट थी। बेटा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि अब तुम्हें अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से फैसले लेने होंगे। शैडो किंग की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि भ्रम फैलाने की कला है। वह तुम्हें अपने ही लोगों पर शक करने पर मजबूर करेगा। याद रखना, जिस दिन तुम जानवी पर भरोसा खो दोगे, उसी दिन उसकी जीत हो जाएगी। पत्र पढ़ते ही नीतीश ने जानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं दुनिया की किसी बात पर शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर कभी नहीं। जानवी की आंखें भर आईं। और मैं भी हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। ब्लैक फोर्ट्रेस में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच शैडो किंग एक विशाल कंट्रोल रूम में बैठा था। उसके सामने दर्जनों स्क्रीन जल रही थी। एक स्क्रीन पर नीतीश और उसका परिवार दिखाई दे रहा था। रुद्रनाथ मुस्कुराकर बोला, सर, डीएनए रिपोर्ट देखकर उनका भरोसा टूट गया होगा। शैडो किंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, नीतीश वैसा इंसान नहीं है, इसलिए अब समय आ गया है दूसरी चाल चलने का। उसने एक लाल बटन दबाया। कुछ ही सेकंड बाद भारत के कई शहरों की स्क्रीन पर एक ही संदेश दिखाई देने लगा। 72 घंटे बाद इतिहास बदल जाएगा। देश भर में अफरा-तफरी मच गई। एजेंट ए का संकेत। उसी समय आरोही को एजेंट ए की पुरानी घड़ी से एक हल्की बीप की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी नीतीश को दी। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन था। जैसे ही नीतीश ने उसे दबाया, एक होलोग्राम चालू हो गया। एजेंट ए दिखाई दी। वह बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। नीतीश, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो, तो समझो मैं अब भी जिंदा हूँ। मुझे ब्लैक फोर्ट्रेस के नीचे बने पुराने बंकर में रखा गया है, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश तभी करना जब तुम्हें अवलो कोड मिल जाए, क्योंकि बिना उस कोड के तुम सब एक ऐसे जाल में फंस जाओगे जहां से कोई वापस नहीं लौटता। संदेश अचानक बंद हो गया। अंतिम रहस्य। अचानक अर्जुन का सैटेलाइट रेडियो बज उठा। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज थी। सर, हमने ब्लैक फोर्ट्रेस की सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं। किले के नीचे एक बहुत बड़ा भूमिगत परिसर है और वहाँ सैकड़ों लोग कैद हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या उनमें एजेंट ए भी है? जवाब आया, हाँ सर, लेकिन एक और चेहरा भी दिखा है, जिसे देखकर पूरी टीम हैरान रह गई। वह व्यक्ति बिल्कुल नीतीश जैसा दिखता है। कमरे में सभी एक दूसरे को देखने लगे। नीतीश की माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उनकी आवाज कांप उठी। नहीं, अगर वह वहां है, तो इसका मतलब शैडो किंग ने अपना सबसे बड़ा राज छिपा रखा है। नीतीश ने हैरानी से पूछा, माँ, वह कौन है? महिला ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वह तुम्हारा जुड़वा भाई हो सकता है। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। क्या नीतीश का सचमुच कोई जुड़वा भाई है? क्या वही शैडो किंग है या कोई और? कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि सबकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नीतीश की नजर अपनी माँ पर टिकी हुई थी। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा, माँ, आपने अभी क्या कहा? महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझे पूरा सच नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जन्म की रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। जानवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कृपया अब कुछ मत छिपाइए। महिला ने गहरी सांस ली। आज मैं सब कुछ बता दूंगी। 20 साल पहले अस्पताल, बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा अस्पताल सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ था, क्योंकि उसी रात प्रोजेक्ट अवलो की सबसे गोपनीय फाइलें भी वहीं रखी गई थी। महिला ने बताया, डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि मेरे एक बेटा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर अचानक गोलियां चलने लगी। धाय धाय, अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। नकाबपोश लोग अंदर घुस आए।
उस रात कई डॉक्टर मारे गए। जब मुझे होश आया तो मेरे पास सिर्फ एक बच्चा था, तुम। लेकिन एक नर्स ने मरने से पहले मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, मैडम। मैंने 2 बच्चों की रोने की आवाज सुनी थी। उस समय मुझे लगा कि शायद उसने डर में कुछ गलत देख लिया होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा सचमुच एक जुड़वा भाई था। अर्जुन की खोज। उसी समय अर्जुन के लैपटॉप पर एक नई गोपनीय फाइल खुली। फाइल का नाम था बर्थ रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल। उसमें अस्पताल का रिकॉर्ड था, डॉक्टर का नाम, समय और फिर एक लाइन, मेल चाइल्ड 2 इंच। अर्जुन की आंखें फैल गई। यह रिकॉर्ड असली है। उस रात सचमुच 2 बच्चों का जन्म हुआ था। नीतीश के हाथ कांपने लगे। तो मेरा भाई जिंदा है? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। शायद, लेकिन वह कहाँ है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्लैक फोर्ट्रेस, हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच शैडो किंग एक कांच के कमरे में खड़ा था। उसके सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा, बाल, आंखें, सब कुछ नीतीश जैसा था। बस उसकी आंखों में प्यार नहीं, नफरत थी। शैडो किंग मुस्कुराया। आर्यन, समय आ गया है। युवक ने पूछा, क्या मैं आखिर उससे मिलूंगा? शैडो किंग ने सिर हिलाया। हाँ, अपने भाई से। युवक की मुट्ठियां भींच गईं। जिसने मेरी जगह सब कुछ पा लिया, आज मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। जानवी की बेचैनी। उधर रात को सभी आराम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानवी की आंखों में नींद नहीं थी। वह बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। नीतीश उसके पास आया। क्या सोच रही हो? जानवी ने उसकी ओर देखा। अगर सचमुच तुम्हारा भाई है तो मुझे डर है कि कहीं यह रिश्ता तुम्हें हमसे दूर न कर दे। नीतीश मुस्कुराया। उसने जानवी का हाथ अपने हाथों में लिया। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। तुम मेरा आज हो, मेरा कल हो, और मेरी पूरी दुनिया हो। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नीतीश को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे जो भी सच सामने आए, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एजेंट ए का नया सुराग। सुबह होते ही आरोही ने एजेंट ए की घड़ी दोबारा चलाई। इस बार घड़ी में एक नक्शा दिखाई दिया। नक्शे में ब्लैक फोर्ट्रेस के नीचे एक गुप्त सुरंग चमक रही थी। उस पर लिखा था, सीक्रेट टनल लेवल 0। साथ ही एक संदेश उभरा, यही रास्ता तुम्हें मेरे पास लाएगा। लेकिन सावधान, इस सुरंग का पहला पहरेदार कोई सैनिक नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने खून का इंसान है। सबसे बड़ा सामना। 3 दिन बाद, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नीतीश, जानवी, अर्जुन, आरोही और कमांडो टीम ब्लैक फोर्ट्रेस के गुप्त प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। विशाल लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक पूरे गलियारे की लाइटें जल उठी। सामने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। धीरे धीरे एक युवक रोशनी में आया। उसे देखते ही जानवी की सांस रुक गई। अर्जुन स्तब्ध रह गए। रामू काका की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह युवक बिल्कुल नीतीश जैसा दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है नीतीश। मैं हूं आर्यन, तुम्हारा जुड़वा भाई। और फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर निकाली, जिसमें दोनों भाई बचपन में अपनी मां की गोद में साथ लेटे हुए थे। अब किसी को शक नहीं रहा, नीतीश सचमुच अकेला पैदा नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या आर्यन दुश्मन है या शैडो किंग का एक और शिकार? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।